अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। मजलिस हक की लड़ाई लड़ेगी, किसी से खौफजदा नहीं होगी। सियाह कानून सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं, पुराने शहर के मसाइल पर अकबर अवीसी ने दिलाई तवज्जो। तेलंगाना की तरक्की में कोई ताकत रुकावट पैदा नहीं कर सकती। फीकस आमदनी में तेलंगाना सर फहरिस्त, बरकी शरहों में इजाफे का वजीर आला ने दिया इशारा। कांग्रेस के 6 अरकान एक दिन के लिए असेंबली से मुअत्तल, हंगामा आराई पर कार्रवाई। ऐवान को गुमराह करने का वजीर आला ने लगाया इल्जाम। और गाड़ियों का सरका करने वाला आदि सारिक गिरफ्तार, 60,50,000 रुपए मालियती अशिया हुई जब्त। मजलिस के कायदे मुकर्ररा अकबरुद्दीन अवीसी ने कहा कि मजलिस हक की लड़ाई में किसी तरह का समझौता नहीं करेगी और मजलिस को किसी का खौफ नहीं कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हक की लड़ाई लड़ती है, लड़ती रहेगी और इस हक की लड़ाई में किसी से मरूब होने वाली नहीं है, किसी से डरने या घबराने वाली नहीं है। अपने हक को जरूर रखेगी, चाहे वो सीए हो, चाहे वो एनपीआर हो या एनआरसी हो। अपने हक को रखेगी और अपने बात को रखेगी और रखते हुए अवाम के लिए काम करेगी, उनके हक की लड़ाई लड़ते रहेगी। असेंबली में गवर्नर के खुतबे पर पेश की गई तहरीक तशक्कुर पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए इन्होंने कहा कि मुल्क में बाज लोग खुसूसी सोच और नजरिए को मुल्क पर मुसल्लत करना चाहते हैं, नफरत अंगेज बयानात के जरिए मुल्क को तकसीम करना चाहते हैं। अकबरुद्दीन अवीसी ने दहली फसादात के महलूकीन को क़रार पेश किया। इन्होंने कहा कि आज हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि तमाम सेकुलर अफराद को मुल्क के दस्तूर को बचाना है। तो हम ऐसे हालात से दो चार हैं जहां पर एक मखसूस सोच, फिक्र और आइडियोलॉजी रखने वाले लोग सारे मुल्क पर अपनी सोच, अपनी फिक्र, अपनी आइडियोलॉजी को मुसल्लत करना चाहते हैं। मुल्क किसी की सोच, किसी की फिक्र या आइडियोलॉजी पर नहीं चलता। मुल्क अपने बनाए हुए दस्तूर पर चलता है और जो भी उनकी मखसूस सोच और फिक्र या उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसको या तो एंटी नेशनल कहा जाता है या देश का गद्दार कहा जाता है, या फिर उनको यह भी कहा जाता है कि गोली मारो इनको। तो ऐसे इन हालात में मैं यहां पर खड़ा हूं और इन हालात की परवाह किए बगैर अपनी दस्तूर की हिफाजत के लिए और अपने हक की आवाज को बुलंद करने के लिए यहां खड़ा हूं। तो यह भी जरूर बताऊं कि मैं इन अनासिर से खाइफ नहीं, खौफजदा नहीं, न डरा हुआ हूं, क्योंकि मेरा दस्तूर मुझे वो हिम्मत देता है, वो ताकत देता है कि मैं अपने हक की लड़ाई लड़ सकूं। और जब मैं ये बात कहता हूं तो इसके साथ ही साथ ये भी जरूर कहूंगा कि आज जो हालात हैं, नफरत के बयानात के जरिए इस मुल्क को मजहब के बुनियाद पर बांटने की कोशिश भी की जा रही है, तो फिर नफरत अंगेज तकारीर के जरिए अवाम को मुश्तइल भी किया जा रहा है। और न सिर्फ उनको मुश्तइल किया जा रहा है बल्कि नफरत अंगेज बयानात के जरिए फिसादात को बर्पा किया जा रहा है।
اور انفسادات کے ذریعے معصوم لوگ نہ صرف اپنی جان کو کھو رہے ہیں بلکہ اپنے مال کو، اپنے کاروبار کو، اپنے گھر کو بھی خاک کی ڈھیر میں تبدیل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ میری مراد دہلی کے ان فسادات پر ہے کہ کس طریقے سے معصوموں کی جان گئی، معصوموں کی عزت گئی۔ تو میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ حالات و ماحول ایسے پیدا ہو چکے ہیں کہ ہم کو اور ساری سیکولر سوچ و فکر رکھنے والے لوگوں کو، جماعتوں کو، شخصیتوں کو ایک ساتھ آ کر مل کر ہم کو نہ صرف ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے بلکہ ہم کو اپنے دستور کو بچانا ہے اور دستور پہ حملہ کرنے والے ان لوگوں کے عزائم کو ختم کرنا ہوگا۔ اور میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ آج ملک کو ان مسائل کی طرف دھکیل دیا گیا اور ملک کے حقیقی مسائل سے دور کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ آج ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، نوجوان ڈگریاں لے کر گھوم رہے ہیں اور انہیں روزگار نہیں مل رہا، ملک کے حکمراں قوب غفلت میں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ قانون CAA ہو یا NPR ہو یا NRC مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، یہ سارے ہندوستان کی عوام اور غریبوں کا مسئلہ ہے۔ میری مراد اور میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ اور ہماری ریاست میں بھی اگر سب سے بڑا مسئلہ ہے تو وہ بے روزگاری کا ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے تو بھوک کا ہے، پیاس کا ہے، بے گھر ہیں لوگ، سروں پر چھت نہیں ہے، ڈگریاں ہاتھ میں ہیں، نوکریاں نہیں ہیں۔ آج ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، اکانومی ختم ہوتے جا رہی ہے، GDP گرتا جا رہا ہے، لیکن آج ملک کے حکمرانوں کو ملک کی تباہ ہوتی ہوئی معیشت کی فکر نہیں، گرتے ہوئے GDP کی فکر نہیں، ہاتھوں میں ڈگریاں لے کر نوکریوں کو ڈھونڈتے پھرنے والے نوجوانوں کی فکر نہیں۔ ان کو صرف اس ملک کو CAA کے نام پر یا NPR یا NRC کے نام پر ملک کو بانٹنے میں لگے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج CAA کے قانون کو اس طریقے سے پیش کیا گیا کہ یہ قانون کے خلاف مسلمان ہے، یا NPR کا قانون کو ایسے پیش کیا گیا کہ یہ اینٹی مسلم ہے یا مسلمان اس کے خلاف ہے۔ لیکن میں یہ بات واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں، CAA ہو، NPR ہو یا NRC ہو، یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، یہ سارے ہندوستان کی عوام کا مسئلہ ہے، غریبوں کا مسئلہ ہے، ان پڑھ لوگوں کا مسئلہ ہے، بے گھر لوگوں کا مسئلہ ہے، اور وہ لوگ جن کے پاس جہالت ہے، جن کے پاس تعلیم نہیں، ان کا مسئلہ ہے، یہ صرف مسلمان کا مسئلہ نہیں۔ اکبر الدین اویسی نے حیدرآباد میں پینے کے پانی کے مسئلے پر توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ کرشنا کے دوسرے مرحلے کا پانی حیدرآباد کو دیا جائے۔ تلنگانہ کے مجاہدین، تلنگانہ کے لیے جدوجہد کرنے والوں کو بار بار یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہمارا حق ہے، یہ پانی ہمارا ہے، وہاں جا رہا ہے، یہ نوکریاں ہماری ہے، وہاں جا رہے ہیں۔ لیکن آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ کرشنا سیکنڈ فیز میں حیدرآباد کا پانی ہے، حیدرآباد کو دیا جانا چاہیے، لیکن آج حیدرآباد کا پانی حیدرآباد کو نہیں دیا جا رہا ہے۔ آج پرانا شہر آج سوکھ رہا ہے، پانی کا مسئلہ ہے۔ آج اس مسئلے پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا ہے۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ شہر حیدرآباد پھیل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، آبادیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، پیریفرل ایریا میں آبادیاں بڑھ رہی ہیں، ہر کسی کو پانی دینا چاہیے، لیکن پرانے شہر کو سوکھا رکھ کر، ہمارے حلق کو، ہم کو پیاسے رکھ کر دوسروں کی پیاس بجھانا، یہ انصاف نہیں ہے۔ میں امید کروں گا کہ ریاستی حکومت اس پانی کے سنگین مسئلے پر ضرور غور کرے گی اور پرانے شہر کے اس
मसले को हल करेगी और अगर जरूरत पड़े तो एक मीटिंग बुलाकर जरूर इस ताल्लुक से गौर करेगी। इन्होंने उस्मानिया हॉस्पिटल की तामीर और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के मसले पर और चार मीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट पर भी हुकूमत को तवज्जो दिलाई। आपसे यह भी कहूंगा कि पुराने शहर के कई मसाइल हैं और हैदराबाद के भी कई मसाइल हैं। इन मसाइल में चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट के ताल्लुक से कहा गया कि इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाएगा, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो प्रोजेक्ट आज तक भी मुकम्मल नहीं हुआ। नए ब्रिजेस डालने का नए पुल पर ऐलान किया गया और जियो भी निकाला गया, लेकिन आज तक संगे बुनियाद नहीं, उसका काम नहीं हुआ। मैं हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि उन्होंने मूसी के ताल्लुक से भी कहा था कि मूसी को साफ किया जाएगा, लेकिन आज तक भी उसको साफ नहीं किया गया। और दो चीजें हैं जो मुसलसल नजरअंदाज होती रही हैं, और वो एक सबसे बड़ी चीज है तो वो उस्मानिया हॉस्पिटल है। उस्मानिया हॉस्पिटल है और वो उस्मानिया हॉस्पिटल आज गिरने पर आ गया है। हॉस्पिटल शिफ्ट हो गया है, वहां पे बहुत ही कम बेड्स चल रहे हैं, वो हॉस्पिटल बंद होने पर आ गया है। हुकूमत ने वादा किया था कि उस्मानिया हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाएंगे। कब बने गई उस्मानिया हॉस्पिटल की बिल्डिंग? कब उस्मानिया हॉस्पिटल अपनी वो खोई हुई अजमत, वो शान, वो शौकत की बहाली को देख सकेगा? उस्मानिया दवाखाना आज खंडर में तब्दील हो गया। आज वहां पर इतने हजारों का लोगों का, गरीबों का इलाज होता था, लेकिन नहीं हो रहा है। और जब उस्मानिया दवाखाने की बात करता हूं तो स्पीकर साहब, हैदराबाद की एक और पहचान थी और है, मैं कहूंगा, वो है उस्मानिया यूनिवर्सिटी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी अपने 100 साल मनाएगी और ये यूनिवर्सिटी वही है मरकज जहां से अलैदा तेलंगाना की आवाज उठी। ये वही मरकज है जहां से अलैदा तेलंगाना के लिए जिद्दोजहद का आगाज हुआ। ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी वही मरकज है जिसने तेलंगाना के लिए अपने जान की बाजी लगाई, अपने जान के नजराने दिए, लेकिन आज वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी लापरवाही का शिकार है। सेंटेनरी सेलिब्रेशन है। अगर आज हुकूमत अगर बेदार नहीं होगी और हुकूमत उस्मानिया यूनिवर्सिटी के मसाइल को नहीं देगी, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यूजीसी का रिकॉग्निशन आज खतरे में है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वैकेंसीज को अगर फिल नहीं करेंगे, अगर आप वहां पे फंड नहीं देंगे, तो फिर वो भी उस्मानिया दवाखाने की तरह हो जाएगा। आज हैदराबाद की बड़ी बड़ी निशानियां आज खंडर में तब्दील हो रही हैं। अकबरुद्दीन अवैसी ने आलेर इनकाउंटर मामले की तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने और कातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। स्पीकर साहब, आपके जरिए हुकूमत से यह मुतालबा करता हूं और याद भी दिलाना चाहता हूं कि आलेर में एनकाउंटर हुआ था और उस एनकाउंटर के बाद यह वादा किया गया था कि एक इंक्वायरी की कमेटी बनाई जाएगी, तहकीकात किए जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि कब वो इंक्वायरी खत्म होगी, कब उसकी रिपोर्ट टेबल होगी, कब उन मासूमों को इंसाफ मिलेगा और उन जालिमों को जो जिम्मेदार है उन मासूमों की जान लेने के लिए उनको कब सजा मिलेगी? मैं पूछना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस पर भी तवज्जो देंगे। अंबरपेट एक खाना मस्जिद की तामीर पर भी इन्होंने हुकूमत को तवज्जो दिलाई है। मैं स्पीकर साहब आपके जरिए यह बात भी याद दिलाना चाहता हूं कि अंबरपेट में एक खाना मस्जिद को रोड की वाइडनिंग के नाम पर शहीद किया गया और चीफ मिनिस्टर साहब ने वादा किया था, मुझसे बोला था कि अकबर साहब हम बनाएंगे मस्जिद को, लेकिन आज तक भी एक खाना मस्जिद की तामीर नहीं हुई। मैं उम्मीद करता हूं और मुतालबा करता हूं कि उस एक खाना मस्जिद की मस्जिद की तामीर का काम का जल्द अज जल्द आप आगाज करें। कायद मजलिस ने औकाफी जायदादों के तहफ्फुज को लेकर बरती जा रही लापरवाही को भी ऐवान में सामने रखा कि औकाफी जायदादें तबाह बर्बाद हो रही हैं और औकाफी जायदादों का तहफ्फुज नहीं हो रहा है। और मैं ये भी कहूंगा कि वो सारी जायदादें जो सेकंड सर्वे ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज में जिनकी निशानदेही की गई थी, उन प्रॉपर्टीज का तहफ्फुज करना है,
लेकिन आज तक भी वो तहफ्फुज नहीं हुआ। मैं हुकूमत को याद दिलाना चाहता हूं कि अजमेर शरीफ में रुबात की तामीर का ऐलान किया गया, लेकिन आज तक वो भी पूरा नहीं हुआ। हज हाउस की बिल्डिंग के बाजू में जो इमारत है, सारे अखिलती इदारों को वहां लाने का ऐलान किया गया था, लेकिन आज तक भी उस पर अमलावारी नहीं हुई है। मैं हुकूमत से यह भी जरूर कहूंगा कि काबिल मुबारकबाद है हुकूमत जिन्होंने अइम्मा और मौज़नों के लिए माहाना तनख्वाह का ऐलान किया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के बाद। हमारा मुतालबा था, इसको कबूल किया, लेकिन 5-5 महीने तक नहीं दिया जा रहा है। और मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि हुकूमत और केसीआर साहब का शुक्रिया कि आपने मक्का मस्जिद के रेनोवेशन के लिए पैसे की मंजूरी दी, लेकिन वक्त गुजर चुका है, लेकिन आज तक भी मक्का मस्जिद के रेनोवेशन का काम बिल्कुल सुस्त रफ्तारी के साथ चल रहा है। हमने ये भी कहा कि रेजिडेंशियल स्कूल्स को रेगुलर स्टाफ और परमानेंट स्कूल्स बिल्डिंग बनाना चाहिए, लेकिन उस मुतालबे पर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मैं ये भी जरूर कहूंगा कि ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए फंड्स को रिलीज करना चाहिए। आज फंड्स के रिलीज नहीं होने की वजह से ओवरसीज स्कॉलरशिप में कई बच्चे परेशान हैं। कायदे मजलिस ने यह भी कहा कि नोटबंदी से मुल्क को नुकसान हुआ है, जीएसटी से रियासत को भी नुकसान उठाना पड़ा है। मैं यही हक़ाइक़ को बताने के लिए कह रहा था कि डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, 15 फाइनेंस कमीशन के जो रिकमेंडेशंस थे, इससे हमारे स्टेट का नुकसान हुआ। हमारे पास पैसा कम आया, ऐलानात करने के बावजूद भी उतना पैसा रिलीज नहीं किया जा सका। यह मैं बताना चाहता हूं। लेकिन बाज लोग जो जहालत में डूबे रहते हैं और उनकी आंखों पर सिर्फ नफरत का पर्दा होता है, वो लोग इस बात को समझना नहीं चाहते, हक़ाइक़ को तस्लीम करना नहीं चाहते कि आज मुल्क में और हमारी रियासत में हमारी इकोनॉमी जो तबाह हुई है, इसकी जिम्मेदार डिमोनेटाइजेशन है, जीएसटी है और दूसरे ऐसे फैसले हैं जिसकी वजह से आज सारे मुल्क का जीडीपी गिरा है। जब सारे मुल्क का जीडीपी गिर रहा है इस तेजी के साथ, रुपये की कदर गिर रही है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि शहरियत तरमीम कानून और एनपीआर से मुल्क में बेचैनी है और ये मुल्क के विकार का मसला है और यह मसला बैनुल अक़वामी बन चुका है। इन्होंने कहा कि जब उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है और ना ही उनके वालिद का बर्थ सर्टिफिकेट है तो फिर आम आदमी के पास कहां से होगा। इन्होंने कहा कि अगर मरकजी हुकूमत कुछ करना चाहती है तो नेशनल शिनाख्ती कार्ड बनाए, लेकिन इस तरह का कानून बनाकर एक मजहब को नजरअंदाज करना मुनासिब नहीं। इन्होंने कहा कि तेलंगाना भी मुल्क का हिस्सा है और तेलंगाना को भी अपनी बात रखने का पूरा हक है। इन्होंने कहा कि इस सिलसिले में ऐवान असेंबली में करारदाद मंजूर की जाएगी। वज़ीर आला ने तयक़्क़ुन दिया कि हैदराबाद को कृष्णा और गोदावरी दोनों का पानी दिया जाएगा और मेट्रो रेल का काम भी बहुत जल्द शुरू होगा और जंगी खतूत पर होगा। ओएलसीडी में मजीद दवाखाने कायम करने का मंसूबा है और अक़लियती बजट मुकम्मल खर्च होगा। సమగ్రంగా చర్చించి దేశానికి బలమైనటువంటి సందేశాన్ని తప్పకుండా ఈ భారతదేశ గౌరవానికి సంబంధించిన ఇష్యూ అది. భారతదేశం యొక్క లాంగివిటీ, భారతదేశం యొక్క రాజ్యాంగం, అంతర్జాతీయంగా భారతదేశం యొక్క గౌరవ మర్యాదలు ఎన్నిటికో ముడిపడి ఉన్న అంశం. ఇట్ ఈస్ కాజింగ్ కన్సర్న్ టు మీ ఆల్సో అధ్యక్ష. ఎందుకంటే నేను మా ఊర్లో పుట్టిన అధ్యక్ష, పల్లెటూరులో మా సొంత ఇంట్లో పుట్టిండు. అప్పుడు దవాఖానాలు లేవు. ఇప్పుడు నాకే బర్త్ సర్టిఫికేట్ లేదు. మరి నువ్వు ఎవరు ఈ దేశంలో నేను ఏం చెప్పాలి అధ్యక్ష? హౌ డు ఐ ప్రూవ్? ఆనెస్ట్లీ స్పీకింగ్ నా బర్త్ సర్టిఫికేట్ లేదు. సమగ్రంగా చర్చించి దేశానికి బలమైనటువంటి సందేశాన్ని తప్పకుండా ఈ భారతదేశ గౌరవానికి సంబంధించిన ఇష్యూ అది. భారతదేశం యొక్క లాంగివిటీ, భారతదేశం యొక్క రాజ్యాంగం, అంతర్జాతీయంగా భారతదేశం యొక్క గౌరవ మర్యాదలు ఎన్నిటికో ముడిపడి ఉన్న అంశం. ఇట్ ఈస్ కాజింగ్ కన్సర్న్ టు మీ ఆల్సో అధ్యక్ష. ఎందుకంటే నేను మా ఊర్లో పుట్టిన అధ్యక్ష, పల్లెటూరులో మా సొంత ఇంట్లో పుట్టిండు. అప్పుడు దవాఖానాలు లేవు. ఇప్పుడు నాకే బర్త్ సర్టిఫికేట్ లేదు. మరి నువ్వు ఎవరు ఈ దేశంలో నేను ఏం చెప్పాలి అధ్యక్ష? హౌ డు ఐ ప్రూవ్? ఆనెస్ట్లీ స్పీకింగ్ నా బర్త్ सर्टिफिकेट లేదు. दट कृष्णा गोदावरी दोनों का पानी मिला के, पानी उधर से भी आओ या इधर से भी आओ,
पूरे शहर को सप्लाई करने के लिए किसी तरह कोई टेक्निकल प्रॉब्लम भी आया तो गोदावरी से भी आ रहा तो पूरे शहर को दे देना, या तो कृष्णा तो भी आए तो पूरा शहर को दे देना बोल के ऐसे रिंग मैन बना रहे। उसका करीब करीब 2-3 हज़ार करोड़ का खर्चा है, वो अंडर प्रोसेस है। वो जैसा मुकम्मल हो जाए शहर में पानी की कोई किल्लत नहीं होगी। अभी बहुत हल हुआ, पहले की स्थिति नहीं रहा, बहुत कम हुआ पानी का किल्लत। आगे से लेके अब अल्लाह के फजल से कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। మీరు థ్యాంక్స్ చెప్పినారు, కొన్ని పనులు జరిగినాయి, సంతోషం. ఇంకో విషయం మీరు చెప్పినారు, పాత బస్తీకి మెట్రో. ఎస్, గవర్నమెంట్ ఇస్ ఫుల్లీ కమిటెడ్. రీసెంట్లీ ఐ స్పోక్ టు ద L&T company. They were asking for our help by the government. I said we will think, provided you complete the old city metro rail. Immediately on war food basis you complete it. Previously there were apprehensions, there were some objections raised by Majlis party also for alignment, change of alignment and all that. Now every doubt is cleared. Now Majlis party is accepting, all the MLAs are accepting, everybody is accepting, there is no hurdle. I told that L&T company fellows, I will request Mr. Akbaruddin Owaisi and also the Hyderabad MP, Mr. Asaduddin Owaisi, they will stand with you. All our old city MLAs will stand with you and they will take forward the metro rail construction in old city. They will take the leadership, I assured them. I hope you will do so. Then there will be no problem. I am requesting the Honorable Minister for Municipal Administration to start it immediately and complete it on a war food basis. इंशाल्लाह ये जल्द से जल्द हो जाएगा, मैं भी इसके पीछे पड़ता हूँ. अब रहा उस्मानिया हॉस्पिटल की बात आपने छेड़ा है, वहाँ जो मसाइल है आप जानते हैं. यही हमारे दोस्त लोग जाके केस डालना, सेक्रेटरीट नहीं बनाओ, कला भारती मत बनाओ, असेंबली मत बनाओ, उस्मानिया हॉस्पिटल में पीरियड चंद डालो. इनका मंशा यह है साहब कि केसीआर सरकार का कोई लैंडमार्क ना बने, कोई अच्छा तामीरात ना हो, इनको अच्छा नाम ना मिले, ये इनका मंशा है. इसको काटते 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 हम आगे चल रहे हैं. इंशाल्लाह उसका भी मैं हल निकाल रहा हूँ. हेल्थ मिनिस्टर साहब भी लगे हुए हैं, वो आज मसरूफ़ है कोरोना के मामले से, तो थोड़ा टाइम ले लेगा, हम सब साथ बैठेंगे. ओल्ड सिटी के लिए और एक दवाखाना की जरूरत है मेरे नज़रिया में. उस्मानिया के साथ साथ वो प्रिंटिंग प्रेस या किसी और जगह भी कुछ और तरफ भी बनाने का पूरा प्रयास करेंगे. या आपके तरफ, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में चांद्रायन गुट्टा की तरफ जाएंगे, क्या किधर बनेंगे, क्या बनेंगे, वो भी देख लेंगे. किसी फिक्र की जरूरत नहीं. बस एक खुशखबरी मैं आपको देना चाहता हूँ. कल गवर्नर साहिबा के तकर्रुर में भी बता दिया गया कि 350 बस्ती दवाखाने खोले जाएंगे. ये बहुत मोहल्ला दवाखाना जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो चल रहा है. इसका काम भी हम लोग बैठ के सोचेंगे, इतना फिक्र करने का कोई ज़रूरत नहीं है. और आपने जो अच्छी बात है सरकार के अचीवमेंट्स के लिए कहे हैं, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. और एक बात भी कल फाइनेंस मिनिस्टर साहब आपको कहेंगे, आपको स्टेटमेंट भी दे देंगे. बजट जहाँ तक मुझे नॉलेज है, आपने जिक्र किया था जब बजट कम किया गया था तो आप बोले, बड़े अच्छे अंदाज में बोले आप कि सभी का कम होगा तो हमारा भी कम होगा, लेकिन गुजारिश की जाती है कि सारे के सारे खर्च हो जाए. और मैं हैप्पीली I inform you that every नया पैसा that was proposed was spent and further proposal कल आप बजट में सुनेंगे. फाइनेंस मिनिस्टर क्या ला रहे हैं आप फिगर कल सामने आ जाएगा हाईवन के सामने, वो भी हम इंशाल्लाह पूरा कोशिश करेंगे हर नया पैसा खर्च करने का. और आपको शुक्रिया अदा करता हूँ. अकबर अवैसी ने कहा कि मुत्तहिदा आंध्रा में अक़लियतों को जो 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए गए थे, इसके लिए ठोस इक़दामात की ज़रूरत है. इन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से फिर एक बार तवज्जो दिलाई. उर्दू असातिज़ा के तक़र्रुरात के लिए अलहदा DSC और मक्का मस्जिद की तामीरात में तेज़ी लाने के लिए आर्कियोलॉजी डायरेक्टर को मुक़र्रर करने का इन्होंने मुतालबा किया. पुराने शहर में लाल दरवाज़ा मंदिर और अफजलगंज मस्जिद को रकम जारी करने का भी मुतालबा किया. 4% तहफ़्फ़ुज़ात जो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को दिए जा रहे थे, उसका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में आया है. तो मैं आपके ज़रिए चीफ मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो एक मीटिंग बुलाकर जो एक्सपर्ट्स है, जो वकला है, उनके साथ बुलाकर ख़ास तौर से उनको अहकामात दें कि इस 4% तहफ़्फ़ुज़ात का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए और इसको रिटेन करने के लिए जो भी
कानूनी जस्तजू जदोजहद है वो की जाए। और आखिर में मैं स्पीकर साहब आपके ज़रिए ये ऐवान के इल्म में ये बात लाना चाहता हूँ कि मौजूदा जो माहौल नफ़रत का पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है, हालिया अरसे में मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात की थी तो चीफ मिनिस्टर साहब से एक दरख्वास्त की थी कि पुराने शहर में जो लाल दरवाजे की मंदिर मशहूर है, काली की मंदिर से मशहूर है, वहां पर वो सिर्फ 120 गज पर वो मंदिर है और उस मंदिर को बड़ा करने के लिए जो अतराफ के जो घर वाले हैं वो लोग अपनी ज़मीनात देने को तैयार हैं। तो मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त की थी कि साहब ये एक पुरानी हैदराबाद की एक मंदिर है, लाखों लोग आते हैं, डिवोटीज आते हैं वहां पर। 120 गज की इस मंदिर को अगर एक्वायर करते हैं आजू बाजू से तो 800 गज पर यह मंदिर बड़ी हो सकती है। तो मैं इस ऐवान में आपके जरिए चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने कहा कि 10 करोड़ रुपए हम मंजूर करते हैं एक्विजिशन के लिए और मंदिर को एक्सपैंड करने के लिए, जो एक्विजिशन का अमाउंट है वो भी देने के लिए और ऑल्टरनेट लैंड प्रोवाइड करने के लिए जो लैंड देंगे और फिर मंदिर को बड़ी करने के लिए भी, और उसके साथ ही साथ अफजलगंज की मस्जिद के लिए भी 3 करोड़ रुपया चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया। मैं उसके लिए भी शुक्रिया अदा करता हूं चीफ मिनिस्टर साहब का। और मैं आखिर में चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि आलेर का एनकाउंटर की जो रिपोर्ट है उसको भी टेबल कीजिए और एक खाना मस्जिद जो GHMC ने उसको शहीद किया था उसको दोबारा तामीर पर भी आप अगर करेंगे तो मुसलमानों में और एतमाद पैदा होगा। और ये एक जहती का जो एक पैगाम हम दे रहे हैं और सारे लोग जो हैरत, मीडिया में हैरत का इजहार करे कि अकबरुद्दीन ओवैसी MIM ने मंदिर के लिए आवाज उठाई। मैं समझता हूं कि मैं आवाम का नुमाइंदा हूं और आवाम के नुमाइंदे की हैसियत से मेरी नजर में मुसलमान भी उतना ही अजीज है जितना हिंदू है और हर आने वाले फरियादी की फरियाद सुनना हमारी जिम्मेदारी है। और ये हुकूमत भी मैंने भी बताया कि हां हमारे लिए सब बराबर है, हम मस्जिद के रेनोवेशन को भी देंगे, मक्का मस्जिद को भी देंगे और लाल दरवाजे की भी मंदिर को देंगे। मैं इसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। वज़ीर आला ने तयक़्क़ुन दिया कि 4% तहफ़्फ़ुज़ात को बरकरार रखने के लिए काबिल वकला को मुक़र्रर किया गया है। अकबरुद्दीन अवैसी का मंदिर के लिए फंड्स का मुतालबा करना फ़ख्र की बात है। ये तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब का पैगाम है। इन्होंने कहा कि अकबर अवैसी ने जो भी मुतालबात किए हैं इसको हुकूमत इस पर इक़दामात करेगी। उन्होंने जो चीज़ें जिक्र की है मैं बिल्कुल एकदम उन बातों से सहमत हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हर हालत में हम लड़ेंगे। अच्छे से अच्छे वकील भी रखे हैं ऑलरेडी, उसमें कोई फिक्र करने की चिंता नहीं है। सभी चीज़ मैंने नोट किया है, सारे बातों से कोई मुझे एतराज़ भी नहीं है। सरकार हर चीज़ पे करने के लिए तैयार है। सबसे ज़्यादा उन्होंने जो मंदिर के लिए रकम मांगा, इससे पहले भी मुझे मिलकर भी मांगे थे और अफजलगंज मस्जिद के लिए भी मांगे थे। मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपने जो मंदिर के लिए पैसे मांगा और जिस अंदाजे में मांगा, ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि तेलंगाना गंगा जमुना तहजीब का एक अच्छा पैगाम आपने भेजा। इसी तरह तेलंगाना जिए, लाखों साल जिए, जब तक सूरज चांद रहे तब तक तेलंगाना इसी तरह अमन से, शांति से, भाईचारे से जिए। ये मैं दिल से चाहता हूँ। फिर एक बार आपको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने जो भी बातें कही हैं मैं उनको नोट कर लिया है। 100% मैं इन बातों से सहमत हूँ। आपको आगे आर्डर्स में मैं दिलवा देता हूँ। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना की तरक्की में आने वाली हर रुकावट को दूर करते हुए हुकूमत काम करेगी। गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर पर जवाब देते हुए कहा कि तेलंगाना तश्कील के बाद भी मुसलसिल रुकावटों का सिलसिला जारी है और तरक्की में रुकावट डालने वाली ताकतें अभी भी सरगर्म हैं। इन्होंने कहा कि अवाम को हम पर भरोसा है, इसलिए दूसरी बार इख्तिदार सौंपा है। वज़ीर आला ने कहा कि डबल बेडरूम के मामले में हुकूमत अवाम को गुमराह नहीं कर रही, जो हकीकत है इसी को पेश नज़र कर रही है, लेकिन अवाम से जो वादा किया गया है इसे पूरा किया जाएगा। घर घर मुलाजिमतें देने का बार बार अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती है, लेकिन इस बात का जिक्र नहीं किया गया और ना ही मंशूर में इस बात का जिक्र था। वज़ीर आला ने इशारा दिया है कि बरक़ी शरहों में इजाफा होगा और अवाम को बताया जाएगा कि बरक़ी शरहों में इजाफा क्यों किया जाएगा। इन्होंने कहा कि इन 5 सालों में तेलंगाना हुकूमत ने 1,60,000 करोड़ रुपए सरमाया खर्च किया है और रियासत की शरह पैदावार में भी इजाफा हुआ है। इन्होंने किसानों से कहा कि
बेखौफ होकर धान की काश्त करें। रियासत में 24 घंटे बरक़ी सरबराह की जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि फीकस आमदनी में भी तेलंगाना मुल्क भर में सरफहरिस्त है। वज़ीर आला ने कहा कि सियासी जमातों को सियासी तर्ज अमल में तब्दीली लाने की जरूरत है। अपोजिशन में एक मौक़िफ़ और इक़्तिदार में एक मौक़िफ़ की जो रिवायत चली आ रही है, इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि कोरोना वायरस एक बकवास है, इसके लिए मास्क लगाने की जरूरत नहीं। मुल्क की 130 करोड़ अवाम में सिर्फ 35 अफराद इससे मुतासिर हुए हैं। तेलंगाना में ये वायरस नहीं है, बाहर से आने वाले एक शख्स में पाया गया। इन्होंने कहा कि अगरचे कि तेलंगाना में कोरोना वायरस आएगा तो हुकूमत इससे मुकाबला करेगी। 1000 करोड़ रुपए भी अगर खर्च हो जाएं तो इसकी परवाह नहीं की जाएगी और असेंबली बंद करके तमाम अरकान असेंबली बगैर मास्क आवाम के साथ होंगे। वज़ीर आला ने कहा कि ये वायरस 22 डिग्री में फौत हो जाता है और तेलंगाना में फिलहाल 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। ऐवान असेंबली में हंगामा आराई करने पर स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कांग्रेस के 6 अरकान असेंबली को एक दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। तहरीक तशक्कुर पर वज़ीर आला के जवाब से पहले कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने बात करने का मुतालबा किया, लेकिन स्पीकर ने उन्हें मौका नहीं दिया, जिस पर कांग्रेस के अरकान ने एहतजाज शुरू कर दिया और हुकूमत पर रकम के बलबूते पर इंतखाबात जीतने और मार्क फेड चेयरमैन के इंतखाबात के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के अगवा का इल्जाम लगाते हुए एहतजाज किया, जिस पर वजीर उमूर मुकन्नना प्रशांत रेड्डी ने करारदाद पेश की, जिसको स्पीकर ने कबूल करते हुए 6 अरकान को एक दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। जिसके बाद कांग्रेस के कायदीन पोडियम तक पहुंचकर एहतजाज किया। मार्शल्स के जरिए उन्हें बाहर किया गया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस अरकान की इस हरकत पर शदीद बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि उनमें हुकूमत का जवाब सुनने की ताकत नहीं है, इसीलिए ये सब ड्रामे किए जा रहे हैं। वज़ीर आला ने स्पीकर से मुतालबा किया कि सबसे पहले गवर्नर के खुतबे को झूठ करार देने के लफ्ज को हज़फ किया जाए। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। दिल्ली के इंतखाबात में 4% वोट हासिल हुए हैं और एक भी निशिस्त पर कामयाबी हासिल नहीं हुई। रियासत में भी मुसलसिल इंतखाबात में शिकस्त से दो चार हो चुकी है। इन्होंने कहा कि सियासत में बर्दाश्त का मादा होना जरूरी है, जो कांग्रेस पार्टी खो चुकी है। इन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी को मुसलसिल अवाम क्यों कामयाब कर रही है, इस पर गौर करने की जरूरत है। वज़ीर आला ने कहा कि राजगोपाल रेड्डी ने ऐवान को गुमराह करने की कोशिश की। इन्होंने जितने भी इल्जामात लगाए थे वो सब झूठे हैं। वज़ीर आला ने राजगोपाल रेड्डी के इल्जामात के जवाब में तमाम सबूत पेश करते हुए कहा कि इस तरह ऐवान को गुमराह करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐवान को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने नहीं दिया जा सकता। इन्होंने स्पीकर से मुतालबा किया कि इस मामले को संजीदगी से लेते हुए कोई सख्त फैसला ले। तेलंगाना के वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने हफ्ते के दिन कोरोना वायरस से मुतासर अफराद के लिए मुख्तस करदा अलहदा यानी आइसोलेशन वार्ड का मुआयना किया। वज़ीर सेहत ने वहां पर दस्तयाब सहूलतों का भी जायजा लिया। ई राजेंद्र ने वार्ड के जिम्मेदार डॉक्टर्स और तिब्बी अमले से भी तफसीलात हासिल की। रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने महकूमे बलदिया सिकंदराबाद के आला अहदेदारों के साथ मोंडा मार्केट का दौरा किया, जहां अवाम को मुख्तलिफ मसाइल का सामना है, जिसमें मार्केट के मसाइल, पीने के पानी, बैतुल कला के अलावा रात के औकात में सिक्योरिटी और बरक़ी के मसाइल शामिल है। वज़ीर मौसूफ हल्के असेंबली सनत नगर के रुकन असेंबली हैं। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर रियासती गवर्नर तमलिसाई सुंदरराजन ने नीलोफर हॉस्पिटल का दौरा किया। गवर्नर ने हॉस्पिटल में वाक़े मिल्क बैंक का भी मुशाहिदा किया। गवर्नर ने ज़च्चा ख़वातीन को भी तोहफ़े पेश किए। हॉस्पिटल इंतजामिया की तरफ से गवर्नर को तहनीत पेश की गई। यूनाइटेड सिख पार्टी ने सिख बरादरी से शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ खड़े होने की अपील की है। तंजीम के नुमाइंदे सतपाल सिंह खालसा ने निजामिया तिब्बी कॉलेज चार मीनार में 60 दिन से जारी एहतजाज के शरका से इजहार यगानिगत की। सतपाल सिंह खालसा ने कहा कि CAA सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि ये हर तबके के खिलाफ है। इन्होंने कहा कि पंजाब में पूरी सिख बरादरी इस कानून की मुखालिफत कर रही है और वो हैदराबाद की सिख बरादरी से भी अपील करते हैं कि सियाह कानून के खिलाफ एहतजाज में शामिल हो जाएं। इस दौरान तेलुगु चर्चेस की फेडरेशन ने शहरियत तरमीमी कानून को मुस्तरद करने का ऐलान किया। फेडरेशन की जानिब से कहा गया है कि ईसाई बरादरी मुल्क के सेकुलर किरदार के मुखालिफ इस कानून के खिलाफ हैं। हुकूमत की जानिब से ड्राइवर कम ओनर स्कीम के तहत दरखास्तों की जांच का अमल जारी है। अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन की मैनेजिंग डायरेक्टर
के विजली ने बताया है कि हैदराबाद से 3,502 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। दरखास्त गुजारों के सर्टिफिकेट्स की जांच मुकम्मल होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जमात इस्लामी की जानिब से सरकारी दवाखाना संगारेड्डी के पास पीने के पानी की सबील का एहतमाम किया गया, जिसका चेयरमैन बल्दिया संगारेड्डी विजय लक्ष्मी के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर सदर MP जय संगारेड्डी MG अनवर ने मीडिया को बताया कि जमात इस्लामी ने खिदमात खल्क के बेशुमार फलाही काम अंजाम दिए हैं जो दूसरों के लिए भी काबिल अमल है। इस मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर संगारेड्डी, पुलिस वेंकटेश, मोहम्मद याकूब अली, साबिक मजलिसी रुकन बल्दिया MG कादिर के अलावा दूसरे मौजूद थे। CCS माधोपुर पुलिस ने 60,50,000 रुपए मालियती अशिया और गाड़ियों का सरखा करने वाले एक आदि सारिक को गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद सजनार ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने रियासत आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर के रहने वाले 30 साला टी प्रसाद को गिरफ्तार किया है, जो ऐश व इशरत की जिंदगी बसर करने के लिए चोरियां करने लगा था। इन्होंने बताया कि मुलजिम ने 10वीं जमात तक तालीम हासिल की। इसके खिलाफ 10 केसेस दर्ज हैं और वो जेल की सजा भी भुगत चुका है, लेकिन वो जेल से रिहा होने के बाद फिर से जराइम का रास्ता इख्तियार किया। इसने मल्लकंटा रेड्डी और उस्मान के साथ मिलकर एक मकान में सरकी की वारदात अंजाम दी। उनका कहना था कि एक मुसद्दिका इत्तला पाकर पुलिस ने मुलजिम को 6 मार्च को गिरफ्तार करके पूछताछ की तो इसने बताया कि 7 4 व्हीलर्स और एक मोटरसाइकिल का RC पुरम के इलाके और दूसरे पुलिस हुदूद से सरका किया है। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 7 4 व्हीलर्स और एक मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। मजलिस हक की लड़ाई लड़ेगी, किसी से खौफजदा नहीं होगी। सियाह कानून सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं, पुराने शहर के मसाइल पर अकबर अवीसी ने दिलाई तवज्जो। तेलंगाना की तरक्की में कोई ताकत रुकावट पैदा नहीं कर सकती। फीकस आमदनी में तेलंगाना सरफहरिस्त, बरकी शरहों में इजाफे का वजीर आला ने दिया इशारा। कांग्रेस के 6 अरकान एक दिन के लिए असेंबली से मुअत्तल, हंगामा आराई पर कार्रवाई। ऐवान को गुमराह करने का वजीर आला ने लगाया इल्जाम। और गाड़ियों का सरखा करने वाला आदि सारिक गिरफ्तार, 60,50,000 रुपए मालियती अशिया हुई जब्त। इसी के साथ खबरनामा अख्ताम को पहुंचा दीजिए। इजाजत, अल्लाह हाफिज।